बीएससी पार्ट 1 पेपर नंबर 1 मैकेनिक्स लेक्चर नंबर 2। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हमें किसी भी पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फ्रेम की ज़रूरत होती है, और वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो किस प्रकार से आपके कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकता है। जैसे कि हमने जो एग्जांपल लिया था वो हमने किसके बेस पर लिया था, वो हमने लिया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेस पर। इसके अलावा और भी मैंने आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के नाम बताए थे, जैसे कि कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो वहाँ तक का कल हमारा लेक्चर नंबर 1 हो गया था। लेक्चर नंबर 2 पर आज हम जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको जितने भी सारे लेक्चर्स हैं वो सारे लेक्चर्स सीक्वेंस में देखने हैं। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो पॉइंट है, वो है पोजीशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल। पोजीशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल। तो यहाँ पर देखिए आपके पास कोई हमने एक ये फ्रेम ले लिया है, ये इसका ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0,0, और यहाँ से ये मैंने कोई r1 पोजीशन वेक्टर पर यहाँ कोई पार्टिकल p1 है। ठीक है, और ये यहाँ से यही पार्टिकल आपके मूव करके इस प्रकार से p1 से p2 तक आ जाता है, और इसके लिए जो पोजीशन वेक्टर है वो मैंने दे दिया है r2, ये r1। तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक, यानी कि r1 इस p1 की पोजीशन है और r2 इस p2 की पोजीशन है, और इस पूरे सिस्टम में लिया गया जो टाइम है वो अगर मैं मान करके चलिए यहाँ पर डेल्टा t टाइम कंसिडर कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इफ पार्टिकल change its position from p1 to p2 taking time interval delta t, then velocity of the particle will be। तो हम वेलोसिटी v वेक्टर को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो जाएगा आपके पास r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इसको आप क्या लिख सकते हो, r2 माइनस r1। तो देखिए r2 माइनस r1 भी हमने कैसे लिया है और क्यों लिया है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। इन ट्रायंगल OP1 एंड P2 फ्रॉम ट्रायंगल लॉ, तो आप इसमें लिख सकते हो OP1 वेक्टर प्लस P1 P2 वेक्टर, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा OP2 वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो यानी कि OP1 है आपके पास R1 वेक्टर, और ये हो जाएगा आपके पास P1 P2 वेक्टर, और ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस R2 वेक्टर इक्वल्स टू 0। यानी कि आपके पास जो P1 P2 वेक्टर है इसकी वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी, ये R2 इधर चला जाएगा और माइनस R1 वेक्टर, तो इसको हम डेल्टा R वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो ये यहाँ से ये हमारे पास, आप इसको पहले P1 P2 वेक्टर और अपॉन डेल्टा T लिख लीजिए। तो इसका मतलब दैट इज इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये हो जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन T2 माइनस T1, या इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा R वेक्टर अपॉन डेल्टा T। अगर यहाँ पर ये जो टाइम इंटरवल है ये वेरी शॉर्ट है, if this
time interval is very short, then velocity is known as instantaneous velocity. इंस्टेंटेनस वेलोसिटी यानी कि तात्क्षणिक वेग जिसको हम बोलते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं v वेक्टर, यहाँ पर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो. ठीक है, टेंड्स टू जीरो का मतलब ये जो टाइम इंटरवल है ये वेरी शॉर्ट है, तो ये हो जाएगा डेल्टा आर वेक्टर और डेल्टा टी. ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फ्रॉम definition of differentiation तो ये हो जाएगा v वेक्टर इज इक्वल्स टू डी आर अपॉन डी टी वेक्टर. क्या था? इफ दिस टाइम इंटरवल इज वेरी शॉर्ट, यानी कि जब अगर ये टाइम इंटरवल आपके पास बहुत छोटा होता है तो उस वेलोसिटी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं. ठीक है, दिस वेलोसिटी इज नॉन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. और यहाँ पर हम इसको डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन से हम इसको इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब अगर मान करके चलिए कि इस वेलोसिटी में भी चेंज हो जाए, इफ the change in velocity with respect to time, then it means then acceleration a vector is equals to dv अपॉन dt, या हम इसको लिख सकते हैं d ओवर dt dr अपॉन dt देन d2r अपॉन dt स्क्वायर. तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा. और ये एक्सीलरेशन हमने a वेक्टर इज इक्वल्स टू d to r vector upon dt square. This is. Next आपके पास टॉपिक आता है inertial and non inertial frame. Inertial and non inertial frames. और यहाँ से अब आपके पास हमारे जो सिलेबस का कंटेंट है यूनिट नंबर 1 का, वो प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जो सबसे पहला टॉपिक है उसका नाम ही यही है, inertial and non inertial frames. एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम. इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, इसमें सबसे पहले आता है आपके पास इनर्शियल फ्रेम्स. तो इनर्शियल फ्रेम्स क्या होते हैं, ध्यान से समझिएगा. देखिए, इनर्शियल मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया. जहां पर लॉ ऑफ इनर्शिया आपके पास एप्लीकेबल होता है तो वो फ्रेम क्या कहलाता है, आपके पास इनर्शियल फ्रेम कहलाता है. इनर्शिया किसके अंदर आता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में आता है. ठीक है, तो यहाँ पर इनर्शियल फ्रेम को जो डिफाइन किया गया है वो इस तरीके से किया गया है कि ऐसे फ्रेम्स जिनमें किसी भी पार्टिकल पर अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें और वो जो पार्टिकल है आपके विदाउट एक्सीलरेटेड दिखाई देता है. ठीक है, किसी एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में अगर कोई पार्टिकल आपके विदाउट एक्सीलरेटेड रिप्रेजेंट होता है या दिखाई देता है तो उस पर न्यूटन का फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों एप्लीकेबल होते हैं. और इस टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके क्या कहलाते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं. In such type of frames,
such types of frames the particle is observed as without acceleration or कांस्टेंट वेलोसिटी भी हो सकता है, या आपके पास वो रेस्ट में भी दिखाई दे सकता है। ठीक है, यानी कि इन दोनों ही पोजीशंस में क्या होता है, एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 होती है। Although there is external force is absent, these frames are known as inertial frames. In these frames, Newton's first and second law are applicable. Let's on a particle there is no acceleration, acceleration, then d2r vector upon dt square is equals to 0. It means 0. या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dv अपॉन dt इक्वल्स टू 0, यानी किसी भी कांस्टेंट, यानी कि कोई भी वैल्यू का अगर डिफरेंशिएशन 0 होता है तो वो जो आपके पास क्वांटिटी होती है वो कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। इट मीन्स velocity will be constant or also may be 0, और 0 का मतलब क्या हो सकता है, इन रेस्ट। तो ये तो होते हैं आपके पास इनर्शियल फ्रेम्स, ये तो क्या हो जाएंगे आपके पास, इनर्शियल फ्रेम्स हो जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपके पास नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। नेक्स्ट आ जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में क्या होता है कि इसमें आपके न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों नॉट एप्लीकेबल होते हैं, और सीधी सी बात है कि जहाँ पर वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है या आपके जो पार्टिकल है वो एक्सीलरेटेड ऑब्जर्व हो रहा है, तो वो आपके पास नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। और यहाँ पर भी आपके पास कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया हुआ
तो नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में क्या होता है, देखिए नॉन इनर्शियल फ्रेम्स का मतलब ये है कि यदि अगर आप किसी भी पार्टिकल पर या आप कोई भी सिस्टम है उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं और उसके बावजूद भी अगर उसकी गति आपको कैसी प्रेक्षित होती है, आपको उसकी गति एक्सीलरेटेड लगती है, यानी कि वो एक्सीलरेटेड आपको फील हो रहा है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, आपके नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा। यानी कि एक ऐसा फ्रेम जिसके रेस्पेक्ट में अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो विदाउट एक्सटर्नल फोर्स के भी एक्सीलरेटेड ऑब्जर्व हो रहा है, तो इसका मतलब वो जो फ्रेम होगा वो आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। द फ्रेम which respect to observe an object or a particle is seems as accelerated although however there is no any external applied force तो द फ्रेम विच रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्व an object or a particle it seems as accelerated however there is no any external force is known as non-inertial frames। अब यहां पर कोई भी इसके एग्जाम्पल्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो इट्स एग्जाम्पल्स एज एन ऑब्जेक्ट हैविंग accelerated मोशन, और आप लिख सकते हो रोटेशनल मोशन, अब यहां पर एक समझने का पॉइंट ये है कि हम अर्थ प्लेनेट पर रहते हैं और आप सभी को पता है कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर रोटेट करती रहती है। क्या करती रहती है? रोटेट करती रहती है। तो हम यहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करते हैं तो हम सुविधा के लिए उसे इनर्शियल फ्रेम कंसीडर करके चलते हैं, जबकि हमें पता है कि हमारी जो अर्थ है वो रोटेट हो रही है अपने एक्सिस पर। तो अगर वो रोटेट हो रही है तो जैसे आप ये जानते हैं कि जब कोई भी रोटेट होती है ऑब्जेक्ट, तो जब रोटेट होगी तो उसके एवरी पॉइंट पर जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो क्या हो जाती है आपके, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। और अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी तो इसका मतलब जो मोशन होगा वहाँ पर वो कैसा रिप्रेजेंट होगा, हमें एक्सीलरेटेड रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर जैसे कि एक्सीलरेटेड अगर होगा रोटेशनल मोशन में तो आपका जो फ्रेम है वो कैसा हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम, लेकिन फिर भी हम उसे इनर्शियल लेकर के चलते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी अर्थ का जो एक्सीलरेशन है वो यहाँ पर नेग्लिजिबल माना जाता है। इसलिए अर्थ पर अगर हम किसी भी फ्रेम को कंसीडर करते हैं तो वो कैसा कंसीडर करते हैं, हम इनर्शियल फ्रेम कंसीडर करते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं we know that our planet Earth is rotating on its axis
and in this motion there is accelerated motion. However, we consider on the earth the frames as inertial frames. Inertial frames because the acceleration of earth is considered as negligible. Considered as negligible. In non-inertial frames, Newton's first and second law are not applicable. न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉज आर नॉट एप्लीकेबल. तो ये आपके पास हो जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम्स. इसके बाद आते हैं आपके पास कोऑर्डिनेट्स ट्रांसफॉर्मेशन. द नेक्स्ट टॉपिक इज कोऑर्डिनेट्स ट्रांसफॉर्मेशन. Coordinate ट्रांसफॉर्मेशन. व्हाट इज कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन? तो देखिए, हमें ये पता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमारे लिए उस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी वो अलग होगी. और अगर मान के चलिए कि कोई दूसरा व्यक्ति उसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहा है तो उसके लिए उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन अलग होगी. जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल है कि मान के चलिए कि आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, अपनी फैमिली के साथ सफ़र कर रहे हो, आपके फैमिली मेंबर आपके सामने वाली चेयर पर बैठे हुए हैं, तो उनके लिए आप बैठे हुए हो यानी कि उनके लिए आप रेस्ट में हो, यानी कि आप किस में हो, आप एक स्टेबल कंडीशन पर हो, स्टेबल सिचुएशन में हो. लेकिन मान करके चलिए कि बाहर कोई एक वेंडर है, जैसे कि कोई भी ये जो सामान बेचने वाले होते हैं, और आपकी ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म पर चलने लग गई है. तो जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर चलने लग गई है तो उस वेंडर के लिए क्योंकि उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है तो उसके लिए आप मूविंग कंडीशन में हो, और जबकि आपके सामने वाली सीट पर जो भी व्यक्ति बैठा है उसके लिए आप एक कौन सी रेस्ट पोजीशन में हो, तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग होगा और उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग होगा. तो ये तो बात हुई फ्रेम ऑफ रेफरेंस के डिफरेंस की. क्या उन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी कोई रिलेशन हो सकता है? और वो रिलेशन हो सकता है तो हम उसे कैसे रिलेट करेंगे, उनके इक्वेशंस किस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं? तो देखिए यहां पर आप लिख सकते हो we know that the position of an object
of an object from a frame with respect to a frame, with respect to a frame S, and position of this object and position of this object from another frame S dash and the difference between these positions can be evaluated through coordinate transformation. Coordinate transformation. We know that the position of an object with respect to a frame S and the position of this object from another frame S dash, and the difference between these positions can be evaluated through coordinate transformation. The equations which evaluate the observations between these frames are known as transformation इक्वेशंस. ठीक है, यानी कि ऐसी इक्वेशंस जो कि इनके ऑब्जर्वेशंस को क्या करती है, ऑब्जर्वेशन के डिफरेंस को इवेल्युएट करती है, उनको अपन क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कहते हैं. तो यहाँ तक आपके पास ये कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद में हमारा आ जाता है रूपांतरण समीकरण, यानी कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस. तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में जैसे हमने दो फ्रेम ले लिए, फ्रेम है मान करके चलो कि एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में वो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में किस तरीके से गति कर रहा है, यानी कि मूव कर रहा है, तो उसके लिए उसके जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होंगी वो कैसे कैलकुलेट होंगी. दोनों फ्रेम अगर मूविंग कंडीशन में है तो उनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन किस तरीके से होंगी. ठीक है, और आपके नॉन इनर्शियल फ्रेम्स है एक, तो उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कैसे होंगी. तो यहाँ पर हमें मेनली ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो आपको इस पूरी यूनिट में सीखने के लिए मिलेगा. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आपके ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की यानी कि जो डेरिवेशनल पार्ट है वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे. चलिए, लेट्स, थैंक यू सो मच.